तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो एमए का पेपर होने वाला है पॉलिटिकल थ्योरी फर्स्ट का, कौन सा पेपर होगा? राजनीतिक सिद्धांत का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। अपन ने 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। अगर आपको एमए से संबंधित, एमए पॉलिटिकल से संबंधित आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, फ्री में क्लास चाहिए, सब कुछ इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है 10 तारीख से पहले पहले। तो भाई अगर आप सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों से भी करवाओगे तो अपन इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो करो भाई चैनल को सब्सक्राइब। साथ को कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर जो कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट और मित्रा से, तो आप खरीद सकते हो। साथ के साथ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर पढ़ लो भाई। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके अर्थ, प्रकृति, विशेषताओं और प्रासंगिकताओं की प्रमुख धाराओं की विवेचना कीजिए। मतलब राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं, क्योंकि पेपर आपका राजनीतिक सिद्धांत का है। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, फिर अपन इसकी क्लास लेंगे, वन शॉट क्लास में सारा रिवीजन कराऊंगा। यूनिट फर्स्ट का पहला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके अर्थ, प्रकृति व विशेषताओं, प्रासंगिकताओं की प्रमुख धाराओं के बारे में आपको बताना है। ये पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें, मानवीय नैरेटिव अनुभवजन्य इंपेरिकल दृष्टिकोणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दर्शन व राजनीतिक सिद्धांतों में संबंध की व्याख्या कीजिए। क्या बताना है? मानवीय नॉर्मेटिव अनुभवजन्य इंपेरिकल दृष्टिकोणों में अंतर स्पष्ट करना है। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत में आपको संबंधों में व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना। 21 सेकंड की बात करें, मूल अवधारणा और न्याय की स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। दोनों के बीच में संबंध व अंतर विरोधों पर प्रकाश डालिए। तो स्वतंत्रता और समानता क्या होती है उसके अवधारणाओं पर बताना है, और दोनों के बीच में संबंध व अंतर विरोध क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, न्याय की अवधारणा की विवेचना कीजिए। अधिकार व संपत्ति के संदर्भ में न्याय की विभिन्न शाखाओं पर चर्चा कीजिए। तो न्याय क्या होता है उसके अवधारणाओं के बारे में बताना है। अधिकार और संपत्ति के संदर्भ में न्याय की विभिन्न जो व्याख्याएं होती हैं उस पर आपको चर्चा करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना। चलिए यूनिट नंबर थर्ड की बात करें, शक्ति, सत्ता व वैधता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इनके पारंपरिक संबंधों की विवेचना कीजिए। क्या करना आपको? शक्ति क्या होती है, सत्ता क्या होती है और वैधता क्या होती है, इनकी अवधारणाओं को स्पष्ट करना है तथा इनके पारंपरिक संबंध क्या होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाला प्रश्न है, राज्य से आप क्या समझते हैं? नागरिकों की अवधारणा का विकास तथा आधुनिक लोकतंत्र राज्य में इसका क्या महत्व होता है इसके बारे में बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को कर लेना। यूनिट नंबर 4 की बात करें, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व, समकालीन अवधारणाओं का जो आपके सामने यूनिट है, इसमें लोकतंत्र एवं प्रतिनिधित्व के अवधारणाओं का विश्लेषण कीजिए तथा आधुनिक लोकतंत्र में की प्रमुख चुनौतियों के बारे में बताइए। क्या करना है? लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व की अवधारणाओं को बताना है और आधुनिक लोकतंत्र में प्रमुख चुनौतियां क्या होती है उसके बारे में बताना है। अगले वाला प्रश्न है, सामाजिक न्याय, लोक कल्याणकारी राज्य के विकास के अवधारणाओं की विवेचना कीजिए। सामाजिक आंदोलन और क्रांति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करके जाने हैं। चलिए शुरू करते हैं यूनिट वाइज पहले प्रश्न की तरफ। राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके अर्थ, प्रकृति व विशेषताओं, प्रासंगिकताओं की प्रमुख धाराओं के बारे में आपको विस्तार से बताना है। पहला प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान वह दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार है जो राजनीतिक जीवन, संस्थाओं और मानवीय व्यवहार की व्याख्या करती है। मतलब अगर अपन राजनीतिक विज्ञान को विस्तार से समझे तो ये एक ऐसा विज्ञान होता है जिसमें आपके सामने सिर्फ वैज्ञानिक चीजों को नहीं समझते अपन अनेकों प्रकार की चीजों को समझते हैं। कौन सी चीजों को? जिसमें राजनीतिक जीवन, कोई भी व्यक्ति है उसका राजनीति से क्या संबंध होता है। गांव चौपाल पर जाइए, चार लोग आपस में बातचीत करते रहेंगे, कहीं ना कहीं उनमें राजनीति की आपके सामने बातें देखने को मिलेंगी। आप भी अगर कोई बात करते हो तो राजनीति की बात आती है, तो लोगों का राजनीति से, लोगों के जीवन का राजनीति से कैसे जुड़ाव रहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं, अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं, उनका अलग अलग प्रकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका राजनीति से कैसे जुड़ा होता है इसके बारे में आपको बताना है। और मानवीय व्यवहार, कोई भी मनुष्य है उसके व्यवहार की भी व्याख्या करने का काम करता है। यह केवल क्या है का वर्णन नहीं करता बल्कि क्या होना चाहिए का भी आदर्श रूप से प्रस्तुत करता है। मतलब यह नहीं बताता है क्या है का मतलब आज के समय, देखो आज के समय वास्तविक समय राजनीति क्या है
इसी के बारे में बात नहीं करेगा, ये बताएगा कि क्या और बेहतर हो सकता था। जैसे कि आपका गांव है भाई, हमारी राजनीति के अंदर आज के समय कैसे नेता चुने जाते हैं भाई, जो थोड़ी दबंग प्रवृत्ति के हो, भ्रष्टाचार पे जिनके आरोप रहते हैं, क्रिमिनल प्रवृत्ति वाले लोग ज्यादातर चुने जाते हैं ना। लेकिन कैसे चुने जाने चाहिए राजनीति बताएगी, ऐसे लोग जो जनता का विकास करें, भ्रष्टाचार व क्रिमिनल प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिए। तो ये सिर्फ वर्तमान घटनाओं की बात नहीं करता है, बल्कि किस प्रकार का समाज और राजनीति होनी चाहिए उसकी आपके सामने भी बात करता है। अर्थ और प्रकृति, राजनीतिक सिद्धांतों को दो मुख्य पक्ष होते हैं, मतलब राजनीति में जितने सिद्धांत होते हैं उनके दो पक्ष देखने को मिलते हैं। राजनीतिक विज्ञान तथ्यों पर आधारित होता है, मतलब जो राजनीतिक विज्ञान है वो किस चीज पर काम करता है, राजनीतिक विज्ञान हमेशा तथ्यों पर काम करता है। तथ्यों मतलब फैक्ट पर काम करेगा। किस पे काम करेगा भाई, फैक्ट पर काम करेगा। और राजनीतिक दर्शन है वो मूल्यों पर काम करेगा। देखो फर्क बताऊंगा, जहां पर विज्ञान जुड़ गया ना वो किस पे बात करेगा, तर्क, लॉजिकल बातें। लॉजिकल मतलब कि भाई आपके सामने अगर अपन बात करें कि यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 100 लोगों की इस जाति के वोट है, तो आप इस धर्म के लोग हैं तो इस व्यक्ति को वोट मिलते हैं। पिछले ट्रेंड यही बता रहे हैं, है ना। ये किसकी बात करेगा आपके सामने, ये इस प्रकार की बातों को क्या कहा जाता है, लॉजिकल बातें। लॉजिक से सोचा जाए, तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बात की जाए। आप सुनते हो ना इस बार भाई जो एग्जिट पोल होते हैं, अलग अलग प्रकार के सर्वे कराए जाते हैं जिसमें बताया जाता है ये सरकार आएगी, ये आएगा, वो आएगा, इस प्रकार की बातें होती हैं। इनको क्या कहा जाता है भाई, आपके सामने राजनीतिक विज्ञान होता है, उसके तथ्यों की बात की जाती है। राजनीतिक दर्शन किसकी बात करता है, मूल्यों की। राजनीतिक दर्शन मूल्यों की व सिद्धांतों की बात करता है। इसकी प्रकृति विश्लेषणात्मक व निर्देशात्मक होती है। मतलब अगर अपन बात करें राजनीतिक विज्ञान की, किसकी, राजनीतिक विज्ञान की बात करें, इसमें विश्लेषण भी देखने को मिलता है सिद्धांतों का, और ये आपको निर्देश भी देने का काम करता है। विशेषताओं की बात करें, राजनीतिक घटनाओं को व्यवस्थित व तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रदान करना। क्या काम है भाई आपके सामने राजनीतिक विज्ञान का, राजनीति में जितनी घटनाएं होती हैं उनको सही तरीके से व तर्कसंगत तरीके से बताने का काम करता है। वैचारिक स्पष्टता व अवधारणाओं पर विश्लेषण पर जोर देते हैं। मतलब लोगों की विचार कैसे हैं, लोग कैसे सिद्धांत मानते हैं, लोग कैसी बातों को मानते हैं। जैसे आपके सामने भाई अपनी दो पार्टी है, ए पार्टी और बी पार्टी और सी पार्टी है, दोनों की विचारधारा अलग अलग है। बी पार्टी में अधिकतर आप देखते हो किसकी बातचीत होती है, आपके सामने धर्म की बात करेंगे, किसी एक ग्रुप को टारगेट करेंगे, है ना, विकास से ज्यादा धर्म की राजनीति होती है। सी की बात करेंगे जिस पर अक्सर आपके सामने सी फॉर करप्शन के आरोप ज्यादातर लगते हैं, है ना, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो इस प्रकार की बातचीत देखने को मिलती है। तो ये होता है विचारधारा का स्पष्ट। ऐतिहासिक अनुभवों और वर्तमान की वास्तविकताओं का संगम। मतलब ऐतिहासिक अनुभव क्या, जो पुराने समय में क्या चीज है और आज के समय में क्या होती है, दोनों के बारे में बात की जाती है। प्रासंगिकता की बात करें, राजनीतिक सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है क्योंकि न्याय, स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं की निरंतर समीक्षा करता है। राजनीति में आज जितने सिद्धांत है, जो राजनीति है उसमें जितने भी सिद्धांत है वो पहले भी लगते थे, आज के समय भी लगते हैं, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं की लगातार बातचीत होती है। किसके ऊपर, राजनीति के अंदर न्याय, स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसी जो बातचीत है वो आज भी देखने को मिलती है। यह हमें राजनीतिक समस्याओं को समझाने और समस्याओं को खोजने को वैचारिक ढंग प्रदान करता है। क्या करता है, राजनीतिक सिद्धांत होते हैं वो क्या करते हैं, राजनीतिक विज्ञान में कैसी समस्याएं हैं लोगों के सामने उनको खोजने की और उनके एक वैचारिक ढंग से ढांचा प्रदान करने का काम करता है। प्रमुख धाराओं की बात करें, परंपरागत धाराएं, यह मूल्यों व नैतिकताओं व दर्शन पर आधारित होता है। किस पे, प्राचीन जितने भी आपके सामने जो सिद्धांत दिए गए वो किस चीज पे थे, नैतिकता पे, संस्कार पे, धर्म पर और दर्शन पर आधारित हुआ करते थे। इसमें प्लेटो व अरस्तु प्रमुख जो राजनीतिक वैज्ञानिक है। आधुनिक व्यवहारवादी धारा, यह तथ्यों, डेटा व वैज्ञानिक पद्धति पर जोर देता। आज के समय जो व्यवहारवादी धारा है, आज के समय जो नई दौर है, आधुनिक दौर के अंदर आपके सामने किस चीज पर जोर दिया जाता है, डेटा को खंगाला जाता है, वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया जाता है। किस पे, वैज्ञानिक पद्धति पर, और आपके सामने जो डेटा होता है, जो डाटा होता है उस पर आपके सामने ज्यादातर जोर दिया जाता है। समकालीन धाराएं, उत्तर व्यवहारवाद, न्यारीवाद, उत्तर आधुनिकवाद जैसी नई विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। मतलब अब जो नया समाज आ रहा है उसमें उत्तर व्यवहारवाद, नारीवाद की बातें होती हैं, और
उत्तर आधुनिकतावाद, मतलब समाज में जो आधुनिक विचारधाराओं का ज्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है और महिलाओं को नया आपके सामने क्या है, समाज में योगदान देखने को मिल रहा है। चलिए यूनिट नंबर फर्स्ट का अगला प्रश्न है, मानवीय नॉर्मेटिव व अनुभव जन्य एम्पेरिकल दृष्टिकोणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दर्शन व राजनीतिक सिद्धांतों में क्या करना है, व्याख्या करनी है। तो मानवीय नॉर्मेटिव और अनुभव जन्य इंपेरिकल दृष्टिकोणों में क्या अंतर होता है, यह बताना है। राजनीतिक दर्शन व राजनीतिक सिद्धांतों में आपको संबंध स्पष्ट करना है। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के दो प्रमुख दृष्टिकोणों में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। मतलब राजनीतिक विज्ञान के अगर अध्ययन करते हो तो उसमें क्या होता है, दो प्रमुख दृष्टिकोण आपके सामने पाए जाते हैं। पहला होता है मानवीय नॉर्मेटिव, कौन सा होता है, नॉर्मेटिव होता है, और अगला होता है अनुभवजन्य मतलब इंपेरिकल। मानवीय दृष्टिकोण यह मूल्य और आदर्शों पर आधारित होता है। कौन सा, मानवीय वाला दृष्टिकोण होता है ना, किसकी बात करता है, नाम से पता चल रहा है मानवीय क्या हो गया, हमारे जो मूल्य हो गए, आदर्श हो गए, मतलब सिद्धांतों की, संस्कारों की बात करता है ज्यादातर। यह हमें इस प्रश्न का उत्तर देता है कि राजनीति कैसे करनी चाहिए, नैतिकता नए व अच्छे जीवन के। देखो ये सीधी सीधी बात ऐसी बात करता है कि जो नेता होते हैं ना वो कैसे होने चाहिए, भाई भ्रष्टाचार नहीं करे, जनता की सुने, जनता की सेवक हो, है ना, जनता को प्रताड़ित के बजाय उनकी सेवा करने का काम करें। जो आपके सामने जो एक वंचित वर्ग है उसको आपके सामने न्याय दिलाने का काम करें। तो एक नेता को कैसा होना चाहिए, राजनीति कैसे होनी चाहिए, साफ स्पष्ट और स्वच्छ, उसके बारे में बात करता है। नैतिकता न्याय व अच्छे जीवन में एक नेता होता है, राजनीति में कैसे संस्कार होने चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए और अच्छा जीवन है, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। अनुभवजन्य दृष्टिकोण की बात करें, नाम से पता चल रहा है अनुभवजन्य, तो जहां पर अनुभवों की बात होगी वो अनुभवजन्य दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। यह तथ्यों के अवलोकन पर आधारित है, मतलब यहाँ पर ज्यादातर किस चीजों की बात करी जाएगी, तथ्यों की, फैक्ट्स की बात ज्यादातर होती है। किस चीज की बात होती है, ज्यादातर फैक्ट्स या तथ्यों की बातचीत ज्यादा देखने को मिलती है। इस प्रश्न का उत्तर देता है कि राजनीति वास्तविक है क्या, मतलब ये इस चीज पर जोर देता है कि जो राजनीति है वो वास्तविकता में है क्या, राजनीति का वास्तविकता में क्या महत्व है। डेटा, सांख्यिकी व वैज्ञानिक परीक्षणों पर जोर देता है। किस चीज पर, जो अलग अलग प्रकार का जो डेटा पाया जाता है उस चीज पर, स्टैटिक्स पर, और वैज्ञानिक जो परीक्षण किए जाते हैं उस पर ज्यादातर जोर देता है। सीधी सीधी बात है, वैज्ञानिक ढंग से जब अपन चीजों को समझते हैं तथ्यों और अवकलों के माध्यम से, उसी को अनुभवजन्य दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक दर्शन व राजनीतिक सिद्धांत का संबंध, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक के जो सिद्धांत होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब पूरक होते हैं। दर्शन आधार प्रदान करता है, राजनीतिक दर्शन सिद्धांतों का उद्देश्य केवल मूल्य प्रदान नहीं करना, बिना दर्शन के राजनीतिक सिद्धांत दिशा नहीं हो सकते हैं। मतलब देखो सीधी बात है, ज्ञान अगर आपके पास कितना भी ज्ञान हो, है ना, आप कितने भी समझदार हो, लेकिन अगर आपके पास संस्कार नहीं है, आपको बोलने का तरीका नहीं आता, आपको लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका नहीं आता, आपके अंदर वो शालीनता नहीं है, तो कोई भी उस ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं है। तो यही चीज बताया गया है कि राजनीति के सिद्धांत कितने भी मजबूत हो, लेकिन अगर उसमें दर्शन के अंदर, जो राजनीति दर्शन के अंदर हमें उद्देश्य वो मूल्यों को सिखाया जाता है, संस्कार को सिखाया जाता है, अगर वो नहीं है तो उस राजनीति का कोई भी मतलब नहीं है। सिद्धांत दर्शन को लागू करता है, राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक विचारों को विश्लेषण करके व्यवहारिक राजनीति को समझने योग्य बनाते हैं। क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत होते हैं ना वो दार्शनिक विचार, जितने भी जो दार्शनिक लोग होते हैं उनके जो विचार होते हैं उनका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और उन्हें व्यवहारिक राजनीति समझाने में मदद करते हैं। सिद्धांत देखो, दर्शन का आपने महत्व समझा कि संस्कार होने जरूरी है ताकि राजनीतिक सिद्धांत है उनका महत्व बना रहे। अब सिद्धांतों का क्या काम है, ये राजनीति कैसे होती है, राजनीतिक विज्ञान कैसे काम करता है, उसकी व्यवहारिकता को समझने में मदद करता है। यदि राजनीतिक दर्शन आदर्श है तो राजनीतिक सिद्धांत उस दर्शन तक पहुंचने का बौद्धिक मार्ग, मतलब अगर राजनीति में दर्शन आदर्श है, क्या है, आदर्श रूप है, तो राजनीतिक सिद्धांत उस तक का बौद्धिक पहुंचने का बौद्धिक मार्ग, मतलब संस्कार है राजनीतिक दर्शन, और उस संस्कार को सही से लागू कहां पर करना है वो कहां पर बात की जाती है, राजनीतिक सिद्धांतों में। चलिए यूनिट नंबर फर्स्ट के प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को बता दिया है। अब यूनिट नंबर सेकंड की मूल अवधारणाओं और न्याय की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए, दोनों के बीच में संबंध व अंतर विरोधों पर प्रकाश डालिए। क्या होती है स्वतंत्रता और क्या होती है समानता, उसकी अवधारणाओं के बारे में व्याख्या करनी है और दोनों के बीच में आपको क्या करनी है, अंतर विरोध का प्रकाश डालना है।
पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता व समानता आधुनिक लोकतंत्र के दो स्तंभ है। मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम और इक्वलिटी, इक्वलिटी दोनों क्या है, लोकतंत्र के आपके सामने दो स्तंभ है, दो पिलर है। क्यों? अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता की भी बात होती है और समानता की बात होती है। आपको फ्रीडम तो दे दिया, जैसे आपको लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए सबको मौका दे दिया गया, क्या स्वतंत्रता मिल गई पढ़ने की, लेकिन स्कूल कॉलेजों में उनको लड़कियों को बराबर नहीं समझा जाता, तो क्या समानता के वजह से, क्या स्वतंत्रता ही लड़कियों को पढ़ने की, है ना, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए लड़कों के बराबर नहीं समझा जा रहा था, उनको मतलब बराबर नहीं बैठाया जाता, पढ़ाया नहीं जाता है, तो क्या स्वतंत्रता कोई महत्व रह जाएगा? क्या वो लड़कियां अच्छे से पढ़ पाएंगी? महिलाएं नहीं पढ़ पाएंगी। तो स्वतंत्रता और समानता दोनों को एक साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अगर कोई एक चीज होगी तो दूसरी का कोई महत्व नहीं रह पाएगा। स्वतंत्रता, इसका अर्थ केवल बंधनों का अभाव ही नहीं, मतलब अगर अपन स्वतंत्रता की बात करें, फ्रीडम का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप क्या हो गए, बंधनों से हट गए। किससे? आपके अंदर कोई भी बंधन थे, आपको कोई चीज रोक रही थी, उन सब चीजों से, बंधनों से मुक्त होना ही सिर्फ स्वतंत्रता नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उचित परिस्थितियों में होना चाहिए। मतलब कोई भी इंसान, उसकी पर्सनैलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, एक उचित बढ़िया एनवायरमेंट में होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा है भाई आपके सामने, है ना, नॉर्मल स्कूल में पढ़ा, उसको इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं मिली, है ना, तो उसके बोलचाल का ढंग देखना। दूसरा एक बच्चा है जो आपके सामने क्या है, अच्छी स्कूल में पढ़ा, अच्छा ज्ञान है, वो ज्यादा सफलता के चांसेस रहते हैं अगर वो दोनों को बराबर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता तो दोनों को मिली पढ़ने के लिए, लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसने अच्छी स्कूल में अच्छी परिस्थितियों में मेहनत की है, पढ़ाई की, तो उसका बोलने का तरीका, कंपटीशन में compete करने का तरीका, उसका बौद्धिक स्तर, हर चीज अलग मिलेगी। तो यही है स्वतंत्रता का अर्थ, केवल ये नहीं कि आप कोई भी बंधन है, भाई बंधन से तो दोनों बच्चे दोनों बच्चों को पढ़ने का मौका तो मिल ही रहा है, लेकिन अच्छी परिस्थितियों में अंतर है, तो आपके सामने क्या है, अच्छी परिस्थितियां भी होनी चाहिए। इसे नकारात्मकता में हस्तक्षेप की कमी और सकारात्मकता में क्षमताओं के विकास में देखा जा सकता है। मतलब अगर नेगेटिव पॉइंट में देखें, अगर नेगेटिविटी की बात करें तो हस्तक्षेप की कमी, अगर कोई स्वतंत्रता हो तो उसमें कोई भी व्यक्ति आपको बीच में टांग ना दे, और सकारात्मक है, सही रूप से कोई भी व्यक्ति की क्षमताओं का विकास हो। समानता, यह इसका अर्थ यही नहीं है कि सभी को मिलकर समान पुरस्कार मिले, बल्कि सभी को विकास के समान अवसर भी प्राप्त हो। समानता का अर्थ यही नहीं है, समझ में आ गया? समानता का अर्थ यही नहीं है, अगर कोई भी आपके सामने, अगर अपन बात करें, कोई एक बच्चा है, कोई एक बच्चा ए और बी है ना, दोनों को पढ़ने के लिए समान क्लास में बैठाया जा रहा है ना, क्या किया जा रहा है, जिसको पढ़ने के लिए आपके सामने समान क्लास में बैठाया जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एक बच्चा वो अच्छा क्या है, इंटेलिजेंट है, क्या है, इंटेलिजेंट है, तो उसके लिए कक्षा कर ली, एक अलग कक्षा में इसको बैठाकर स्पेशल पढ़ाया जा रहा है, भी बच्चा कमजोर है उसको तो कम पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया? बच्चे को, हर व्यक्ति को समानता का अवसर मिलना चाहिए, और कोई भी विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए किसी व्यक्ति के पास। संबंध और अंतर्विरोध, पूरक संबंध, लॉर्ड टॉनी और लोस्की जैसे विचारकों का मानना है कि स्वतंत्रता के बिना समानता खोखली है। मतलब लॉर्ड टॉनी और लोस्की का मानना था कि अगर स्वतंत्रता है, फ्रीडम के बिना, किसके बिना, फ्रीडम के बिना आपके सामने क्या है, जो इक्वलिटी है उसका कोई भी महत्व नहीं, मतलब दोनों का बराबर महत्व है। समानता और स्वतंत्रता कोई व्यक्ति के पास दोनों चीजें होंगी तभी उसका भला हो सकता है। और समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों को विशेष अधिकार बन जाती है। भाई अगर समानता नहीं मिल रही है और स्वतंत्रता दे रखी है तो इससे क्या हो, कुछ लोगों को ही फायदा हो, कुछ लोगों को विशेष रूप से फायदा देखने को मिलेगा। जैसे ए विद्यार्थी, वो इंटेलिजेंट था तो उसको क्या हो रहा है, अलग से पढ़ाई रही है तो उसको अलग से विशेष अधिकार मिलने लगे। बिना आर्थिक समानता के गरीब व्यक्ति स्वतंत्रता स्वार्थी नहीं, मतलब अगर कोई एक गरीब और एक अमीर व्यक्ति है ना, उनको चाहिए आपके सामने, उनको पढ़ने का मौका दे दिया, समानता तो दे दिया आपने पढ़ने के लिए, लेकिन अब एक बात बताओ, एक अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाएगा, एक उतनी अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा या पढ़ा ही नहीं पाएगा, है ना। तो यही है कि समानता होनी बहुत जरूरी है, समानता के बिना स्वतंत्रता को कोई भी महत्व नहीं है। अंतर्विरोध की बात करें, इसके विपरीत लॉर्ड एक्टन और डी
टॉकविले का मानना है कि पूर्ण समानता लाने के लिए स्वतंत्रता को नष्ट करना पड़ेगा। क्यों? अब यहीं पर आपके सामने बात आती है किसकी? रिजर्वेशन की। इसी सिद्धांत पर रिजर्वेशन का काम आता है। अगर आप समाज में क्या करना चाहते हो, सभी समाज के वर्गों को बराबर लाना चाहते हो, तो कुछ लोगों को विशेष अधिकार, कुछ लोगों की स्वतंत्रता को कम करना पड़ेगा और कुछ लोगों की स्वतंत्रता को बढ़ाना पड़ेगा, विशेष अधिकार देना पड़ेगा। तभी आप सभी व्यक्तियों को समान ला सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ लोग पिछड़े हुए हैं। भाई एक बात बताओ, एक 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 100 मीटर की दौड़ है, तो एक व्यक्ति क्या आपके सामने नेशनल इंटरनेशनल दौड़ा हुआ है ना, और एक बच्चा गांव में तैयारी कर रखी है, तो भाई जो इंटरनेशनल पे दौड़ा हुआ है ना, जो भाई नॉर्मल गांव में दौड़ा, उसको क्या आपने 10 मीटर क्या कर दिया, जो गांव से दौड़ा उसको 10 मीटर आगे खड़ा कर दिया, ताकि उसको 90 मीटर दौड़ना पड़े, और इंटरनेशनल जो अच्छा एथलेटिक प्लेयर है उसको पूरा 100 मीटर दौड़ना पड़े। इसलिए क्या दोनों में बराबरी हो जाए, दोनों की स्पीड में एक फेयर कंपटीशन हो। तो इस प्रकार से लोगों में क्या आपके सामने जो समानता है, वो आपके सामने लोगों की स्वतंत्रता को नष्ट करके काफी बार समानता समाज में लाई जाती है। यदि समाज में सभी लोगों को समान बनने के लिए बल प्रयोग किया गया, तो व्यक्तिगत प्रतिभाएं और स्वतंत्रता दब जाती है। और अगर समाज में सभी लोगों को समान बनाने का प्रयास करोगे, तो काफी बार इंडिविजुअल ब्रिलियंस होती है ना, व्यक्तिगत जो प्रतिभाएं होती है वो दब जाती हैं। तो जैसे कि रिजर्वेशन पे काफी बार सवाल उठते हैं, भाई काफी लोग 500 में सिलेक्शन ले लेते हैं, वही एक बच्चा आपके सामने 400 में सिलेक्शन दे रहा है। तो यही फर्क आपके सामने देखने को मिलता है। समानता लाने के लिए काफी बार व्यक्तिगत प्रतिभाओं को दबाना पड़ता है। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों को इन दोनों का संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। मतलब अगर आधुनिक समाज की बात करें, तो इसमें स्वतंत्रता और समानता को थोड़ा थोड़ा प्रयोग किया जाता है, ताकि आपको क्या हो सके, समान प्रयास दिए जा सके। न्याय की अवधारणा का विवेचन कीजिए। अधिकार और संपत्ति के संदर्भ में न्याय की विभिन्न अवस्थाओं पर चर्चा कीजिए। राजनीतिक विज्ञान सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण अवधारणा है। मतलब आपको क्या बताना है, न्याय के बारे में बताना है, न्याय क्या होता है, और अधिकार एवं संपत्ति के संदर्भ में न्याय का क्या महत्व होता है, उसके बारे में अपन समझेंगे। भाई इंपॉर्टेंट पर्सन है। राजनीतिक विज्ञान सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण अवधारणा है। क्या है? राजनीतिक विज्ञान है वो सबसे प्राचीन है, मतलब सबसे आपके सामने ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीन चीजों में से है। इसका अर्थ है समाज के अंदर उचित तालमेल स्थापित करना तथा प्रत्येक व्यक्ति को हक दिलाना। भाई एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति है, वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ क्या है कि भाई आपके सामने जो ताकतवर व्यक्ति होगा ना, वही समाज पर कब्जा करेगा। तो अगर कोई ताकतवर व्यक्ति वो भैंस लेकर चला गया, तो बेचारा गरीब व्यक्ति तो देखता रह जाएगा। लेकिन उस गरीब व्यक्ति को, उस भैंस को, मतलब उसके इतने अधिकार दिए जाए उस गरीब व्यक्ति को कि वो अमीर व्यक्ति है या फिर वो पावरफुल व्यक्ति उसकी भैंस को नहीं लेकर जाए। इस प्रकार के चीजों को क्या बोला जाता है? न्याय को नाम से जाना जाता है, कि प्रत्येक व्यक्ति को हक मिले और समाज में उचित तालमेल बना रहे। न्याय क्या अवधारणा है? पहला होता है कानूनी रूप से न्याय करना। कानून के समक्ष समानता व कानून के उचित पालन करना। मतलब कानूनी न्याय क्या होता है भाई? कानून के सामने सभी लोगों को बराबरी का हक दिलाना और कानूनों को अच्छे से उचित तरीके से पालन करना कानूनी न्याय के नाम से जाना जाता है। अगले वाला होता है सामाजिक न्याय। जन्म, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव का अंत किया जाता है, उसको सामाजिक न्याय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सामाजिक न्याय के नाम से जाना जाता है, जहां पर जन्म, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव का अंत कर दिया जाता है, कि ना तो जन्म के आधार पर, जाति व लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब चाहे आप अमीर गरीब पैदा हुए हो, आप में कोई भेदभाव नहीं होगा। आप उच्च जाति से हो, नीची जाति से, कोई भेदभाव नहीं होगा। चाहे आप महिला पुरुष हो, आपसे कोई भेदभाव नहीं होगा। इसी को सामाजिक न्याय के नाम से जाना जाता है। आर्थिक न्याय, संसाधनों के उचित वितरण व शोषण का भाव। मतलब आप आर्थिक न्याय के अमीर गरीब व्यक्ति में बराबरी का अधिकार मिले, उसी को उस न्याय के नाम से जाना जाता है। अधिकार और संपत्ति का न्याय। न्याय की व्याख्या को अधिकार व संपत्ति के बीच में गहरा संबंध है। क्या संबंध है भाई अधिकार और संपत्ति में? पहला, उदारवादी दृष्टिकोण। ये व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को न्याय का हिस्सा बनाता है। क्या करता है? कोई भी इंसान की व्यक्तिगत संपत्ति होती है ना, क्या होती है? कोई भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है, उसका अधिकार को न्याय का हिस्सा बनाता है। उसके अनुसार यदि व्यक्ति ने ईमानदारी से संपत्ति अर्जित किया, तो उस व्यक्ति को राज्य का हस्तक्षेप अन्याय है। मतलब उदारवादी दृष्टिकोण यही है कि भैया आज का टाइम अगर ठीक, एक बात बताओ, तेरी रुपया खरीद के जमीन खरीद लो, तो और कोई व्यक्ति को लेस करना, ना सरकार लेस करे। तो अगर बात लीगल है, तो कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है, तो उसी को उदारवादी दृष्टिकोण का माना गया है। अगर कोई व्यक्ति ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को अर्जित किया है, तो उसको कोई राज्य को उसमें कोई दखल नहीं देना चाहिए। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, यदि निजी संपत्ति को अन्याय का जड़ मानता है। मार्क्सवाद तो सीधा कहते थे, जो कार्ल मार्क्स वो तो कहते थे, लोगों के पास जो निजी संपत्ति, मतलब धन दौलत पैसा जमीन गाड़ी घोड़े सब क्या होते हैं, यही तो समाज में अन्याय फैलाते हैं।
उनके अनुसार वास्तविक न्याय तभी होगा जब संपत्ति का समूह सामूहिक रूप से होगा और वर्ग भेद समाप्त होगा। क्यों भाई? आज के समय अगर अपन बात करें, अंबानी और अडानी है, इनके पास कितना पैसा है? बहुत पैसा है ना। समाज का एक तबका जिसके पास बिल्कुल खाने के लिए पैसा नहीं है, और इन लोगों के पास ऐसा इतना पैसा है कि उसका कोई महत्व नहीं है इनके पास, है ना। तो यही है, यही कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो निजी संपत्ति है, लोगों के पास इतना इतना धन पड़ा है, इसी की वजह से तो समाज में अन्याय हो रहा है। ये होना ही नहीं चाहिए उनके अनुसार, इतना लोगों के पास संपत्ति। वास्तविक न्याय तभी होगा जब संपत्ति है वो सभी लोगों को बराबरी रूप से बटी होगी। रोल्स का न्याय सिद्धांत। जॉन रोल्स के अनुसार न्याय का अर्थ होता है समाज में सबसे कमजोर वर्ग को भी अधिकतम लाभ मिले। जॉन रोल्स क्या कहते थे? न्याय तभी होता है जब समाज का सबसे कमजोर वर्ग होता है उसको भी बराबरी का हक मिलता है और वे भी अधिकार को स्वीकारते हैं, लेकिन उसे सामाजिक कल्याण के अधीन मानते हैं। क्या मानते हैं? समाज कल्याण के अनुसार चीजों को मानते हैं। तो ये तो आपका पेपर था पॉलिटिकल थ्योरी का। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।